नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं पोल पंच। पूरे देश भर में चुनावी माहौल है। मुस्लिम फैक्टर, खास बात यह है कि इस चुनाव में मुस्लिम फैक्टर की बार बार बात हो रही है, क्योंकि ये फैक्टर काफ़ी सक्रिय है इस चुनाव में। मुसलमान किस पार्टी को पसंद करेंगे इस चुनाव में, ये नतीजा आएगा तब पता चलेगा, लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, इस जो मुसलमान है इनका रुझान किस पार्टी की ओर इस चुनाव में खास करके ज़्यादा है? धन्यवाद ब्रिज। देखिए, मुसलमान वोट बैंक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ देश में 13% है जी। और उनका जो वोट शेयर है तकरीबन वो जो है आता है 20% के आसपास में। तो 13% पॉपुलेशन और 20% के करीब जो है वोट शेयर, ये बहुत बड़ा चंक है। जिधर भी एक तरफा जाएगा हाँ। तो जाहिर सी बात है उधर जो है परिणाम उसकी जिस भी पार्टी के फेवर में या ब्लॉक के फेवर में जाएगा तो परिणाम उसी तरह से उस तरफ जो है फेवरेबल होंगे। बिल्कुल। लेकिन उनके जनमानस की अगर हम बात करें कि हाँ। उस समय इस बार के चुनाव में किस तरह की उनकी मन स्थिति है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न है। प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर पिछले चुनाव को देखा जाए, 2014 लोकसभा इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, उसके साथ में हम लोग उनकी संख्या और सीट की बात करें बिल्कुल, तो उसके परिणामों में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 12 राज्य हैं जहाँ पर ये लोग मैटर, मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी मैटर करता है। लेकिन मुख्यतः 4 स्टेट हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है और बिहार है। चार ये स्टेट हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ तकरीबन क्या उनकी अगर हम संख्या मिला लें, यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स मिला लें तो 210 आती है। बिल्कुल। तो 210 सीट में जो है मुस्लिम्स की जो है उनकी जो लोकसभा सीट में जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है, क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। और इसमें मैं बता दूं कि जो हमारे 453 जो 543 जो सीट्स हैं, हाँ। उसमें तकरीबन 100 के आसपास तो नहीं लेकिन 86 सीट्स हैं। 86 सीट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उसमें 20 से ऊपर के परसेंट करीब वो लोग उनका वोट शेयर है। हाँ। और तकरीबन 16 ऐसी सीट आउट ऑफ 286 जहाँ की वो 50% से ऊपर उनका वोट शेयर है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो है उनका वोट जिधर भी जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो उस स्टेट के उस ब्लॉक के लिए वोटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये 4 इतने स्टेट जो इम्पोर्टेंट है कि अगर बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो इन चारों राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेगी। जी हाँ, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब बीजेपी ने जो 2014 के चुनाव में इस जो मुस्लिम वोट बैंक उसको प्लेकेट करने की जो राजनीति होती थी, जिसको बीजेपी हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट कह के क्रिटिसाइज करती रही, कांग्रेस पार्टी को खासकर, या और भी जो रीजनल पार्टीज हैं उनको क्रिटिसाइज करती रही है, उसमें 2014 के वोटिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि उन लोगों ने इस कार्ड को या इस वोट बैंक के जो माइट थी, यानी जो उनकी पावर थी, उसको ध्वस्त कर दिया था। उसका परिणाम आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब 2014 का चुनाव हुआ तो 23 सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ की मैंने कहा 20+ उनका वोट प्रतिशत है। वहाँ पर 23 में से तकरीबन 22 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में। और 19 में वो थोड़ा सा कम हुआ। 19 में आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि 19 में वो तकरीबन कम होके जो है आ गया 16-15 के आसपास। फिर भी कम नहीं था, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, तो उन लोगों ने 15 सीट जीती। उसमें मैक्सिमम जो है मुस्लिम वोट जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस कॉम्बिनेशन के बावजूद बीजेपी ने उन सब एरियाज में अपने को बनाए रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण था। सर, वेस्ट बंगाल को थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि टीएमसी भी लगातार मुसलमानों को मतलब अपनी ओर खींचने के लिए राजनीति करती रही है, तो वो कितने फायदेमंद है? देखिए, वेस्ट बंगाल में मैं कहूँगा, जैसे इन्हीं सब सीट्स की हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश में जैसे 23 सीट थी, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 22 सीट है, जहाँ की मुस्लिम जो है वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको कहूँ कि वेस्ट बंगाल की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वहाँ 30%, 29 से 30% जो है मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ममता बनर्जी हैं हमेशा इस तरह का कार्ड प्ले करती हैं, जिसका इस बार के चुनाव में भी देख रहे हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया कि उन्हें अपनी सीट कम करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, जबकि वो उनका मानना है कि उनका एकाधिकार है उस मुस्लिम वोट बैंक पे। उसके कई कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि कई कारण ये हैं कि जो सीए का शुरू हुआ, सीए बहुत बड़ा रीजन था, एनआरसी नेशनल जो एनआरसी था, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात थी, नेशनल जो उसमें सबकी जो है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन की बात थी, तो ये बड़ा कारण था। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ और अब मैं आपको बता दूं कि जो 7 फेज की पोलिंग हुई इस बार 2024 के चुनाव में, उसमें फर्स्ट फेज में जो है चुनाव में जो मत प्रतिशत कम होना, तो उसके बाद ही बीजेपी ने थोड़ा सा अपनी रणनीति बदली और उन्होंने क्या किया कि जो एक ऐसा माइनॉरिटी कार्ड और मेजॉरिटी कार्ड जो है खेलने की कोशिश की, जिसमें आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है पिछला 2006 का एक उदाहरण दिया, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट हुआ करता था, जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जाता था। उस कार्ड को प्ले करके उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वो दूसरी बात आ गई कि कांग्रेस अपना एक ऐसा मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें कि जो हिस्सेदारी न्याय की बात थी, कि जो ज़्यादा पैसा जो पैसा जिनका जो है हिस्सेदारी तय की जाएगी, लोगों के पैसे जो कमाई है उसके ऊपर टैक्स लगा के उनसे उगाहा जाएगा। इस तरह की जो बात आ गई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसका भी परिणाम हुआ, उसकी वजह से फर्दर कंसोलिडेशन हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि उसकी वजह से ये कुछ कारण थे जिनकी, और उसके बाद तीसरा मुद्दा एक और आया, वो रिजर्वेशन का, मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आ गया। तो ये 2-3 बड़े मुद्दे आ गए इस लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन जो है एक तरफा होने की बात कही जा रही है। जो आपने सीए एनआरसी का बात की, उसका भी मैं थोड़ा सा और जानना, कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन की बीजेपी बात कर रही है। जी हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन का ये असर है कि देखिए उसमें जो ये मैंने कहा ना कि 86 सीट्स हैं, 12 राज्य हैं, 12 राज्य में मैं असम की भी बात करूंगा। असम में भी तकरीबन 7 सीट हैं जो जहां पर जो है मुस्लिम कंसोलिडेशन बहुत है। इवन केरल में भी है, केरल में भी 2-3 सीट। केरल में तो मैं बात कहूंगा कि कर्नाटका में 2 सीट हैं, केरल में जो है कुछ सीट्स हैं, केरल में भी कई सीट हैं। हाँ बिल्कुल वही, हाँ केरल में भी कई सीट है, तेलंगाना में भी 2 महत्वपूर्ण, इवन महाराष्ट्र की 2 सीट की मैं बात करूंगा, औरंगाबाद जिसमें पिछली बार जो है ओवैसी साहब IUML के जो है AIMIM के जो अध्यक्ष हैं वो असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी इकलौती थी जो कि वहां से MP बनी थी। और एक साउथ मुंबई की सीट में भी मुस्लिम जो वोट बैंक है जबरदस्त 20% से ऊपर है जी। तो और महाराष्ट्र की बात अब मैं करता हूं कि सीए और जो एनआरसी की बात हुई, तो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर जो डेलिब्रेट तरीके से ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम्स की जो है नागरिकता चली जाएगी, सरकार इस तरह का प्रोविजन लाने की बात कर रही, जबकि बीजेपी ने लगातार ये अपने चुनावी मंच से कहा है कि किसी यहाँ के रहने वाले की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, वो जो बाहर से आएंगे उनको सिटीजनशिप देने की बात है। मिनिस्टर ने खुद ये चीजें क्लेरिफाई की हैं। उसी के तहत उन लोगों ने, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो दिल्ली में थे, मुझे लगता है 300 के ऊपर के लोगों को जो है अभी चुनाव के बीच में उनको जो है नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये उन्होंने जेस्चर भी दिखाया कि हम ले नहीं रहे, हम देने की बात कर रहे हैं। चूंकि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं, जो मुस्लिम स्टेट हैं, जो कि जिनका स्टेट रिलीजन है, एक तरह से देखा जाए मुस्लिम इस्लाम है, वहाँ से जो माइनॉरिटी सेगमेंट है, जो माइनॉरिटी में आता है, सिख आ जाता है, हिंदू आ जाता है, जैन आता है, बुद्ध आ जाता है, और इवन क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी। तो ये हुआ है कि वहाँ से जो परसिक्यूटेड लोग हैं, जिनके खिलाफ जिनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी सीए के तहत। इसको प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया गया, क्योंकि वो जो है रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही थी। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी शरणार्थी जो है, आप देखेंगे असम में डेमोग्राफी बदल गई है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सा चंक, तकरीबन लोग कहते हैं कि 2 करोड़ के लोग जो आसपास जो है 1.5 करोड़ के आसपास, मतलब ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज में जो है
वो जो आके बसे हुए हैं, उसका उलट ये भी है। सीए की बात होती है तो वेस्ट बंगाल में जो कंसोलिडेशन दो तरह से होता है। हाँ। एक तो वो अपने माइनॉरिटी बैंक को सिक्योर करती है 30% ममता बनर्जी, वहीं बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो मटुआज, जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं या हिंदू लोग हैं, वो लोग आके बसे हुए हैं, उनको फायदा होने की बात होती तो वहाँ से 5 से 10 सीट होती है। 5 से 10 सीट है जहाँ पर कि बीजेपी जो है उन एरियाज को जो है खुश करने की, वहाँ पर लोगों को खुश करने की भी कोशिश करती है। हाँ। वो भी एक तरह से कंसोलिडेट होता है बीजेपी के पक्ष में। इसी तरह से महाराष्ट्र में है जो हाँ, क्योंकि काफी दिलचस्प है सर महाराष्ट्र, क्योंकि पहले शिवसेना बीजेपी एक साथ थी तो चलो ये हिंदुत्व एजेंडा वाली चीजें थी तो मुसलमान दूसरे पक्ष को वोट दे देते थे। जी। अब तो शिवसेना 2 में बढ़ गई, एनसीपी 2 में बढ़ गई, तो मुसलमानों को भी तो दिक्कत है कहाँ वोट डालें। तो यही मैंने कहा, जैसे अभी जो आखिरी फेज में जो 13 सीट पे चुनाव हाँ, हुआ है, हाँ, अब तो वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। बिल्कुल। जो उनकी 48 सीट्स थी उसमें हो चुका है। तो आखिरी 13 में आपने देखा होगा कि 6 जो सीट हुआ करती थी मुंबई की थी। तो मुंबई सीट में जो अर्बन एरियाज हैं तो वहाँ पर जो है शुरू से ही बीजेपी और शिवसेना डोमिनेट करती रही, खासकर शिवसेना। और वहाँ जब शिवसेना का एक पक्ष बीजेपी के साथ चला गया है, एनसीपी का एक पक्ष बीजेपी के साथ चला गया है, तो मुस्लिम वोट जो है उसकी मजबूरी है कि आर्च एनिमी को यानी बीजेपी को हटाने के लिए एक लेसर एनिमी जो है उसको वोट करें। क्योंकि महाविकास अघाड़ी के साथ में वो जो अलायंस कांग्रेस एनसीपी के साथ बना हुआ है, तो मुस्लिम जो है वहाँ की जो वोटर हैं वो इस बार, मैं कंपेल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों की जो मनसा बताई जा रहा है कि वो लोग एमवीए की तरफ को, क्योंकि वो लोग शिवसेना के करीब अपने को ज्यादा पा रहे हैं, बिल्कुल, ताकि वो जो है बीजेपी को किसी तरह से रोक सके। ये एक इस बार का कॉन्ट्रडिक्शन है महाराष्ट्र के इलेक्शन का और बिहार का, क्योंकि लालू यादव तो ऐसे किसी की जुबान तो फिसल नहीं जाएगी कि मतलब आरक्षण की बात। देखिए बिहार में कुछ सीट्स ऐसी हैं, जैसे मैं एक पर्टिकुलर, पहले लालू यादव का बयान बता दीजिए कि ऐसे किसी की जुबान फिसलेगी कि नहीं आरक्षण को लेकर। देखिए जब आरक्षण की बात आती है, मैं आपको बताऊं कि 2015 का असेंबली इलेक्शन था। आरक्षण जैसे मुद्दे पर जब चुनाव हुआ तो आरएसएस के प्रमुख का एक स्टेटमेंट आ गया था आरएसएस आरक्षण पे रिव्यू करने जैसी बात हो गई थी। तो उसके ऊपर लालू प्रसाद यादव जी की ये खासियत है, जिस तरह के वो मजे हुए जमीनी नेता हैं, उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव ही पलट दिया। उन्होंने जो है संघ की जो आरएसएस के जो वो शुरू के जो संघ चालक रहे उनकी एक पुस्तक है और बंच ऑफ थॉट्स, जो उन 2 किताबों को घुमा के रैली में कि साहब जो है आरएसएस आपका आरक्षण ले लेगा, इस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव का रुख ही बदल दिया। वो इस बार हुआ क्योंकि बिहार में 8 सीट है जहाँ की मुस्लिम जो है डिसाइडिंग फैक्टर हैं उन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। किशनगंज का मैंने कहा आपको, किशनगंज में तकरीबन 50% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ पर कांग्रेस के एमपी जीतते हैं। और इस बार भी लोग कह रहे थे कि वही जीतेंगे क्योंकि उनका जो है आरजेडी के साथ अलायंस हो गया है, तो इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है। जबकि मैं आपको बता दूं वहाँ की जो 5 असेंबली में से 3 असेंबली सीट जो है उस पार्लियामेंट्री सीट की पिछली बार के चुनाव में असेंबली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत लिया था। तो लोग कह रहे थे कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बार वहाँ से स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो इंडिया ब्लॉक को जो है एक तरह से डेंट करेगा। लेकिन रिजर्वेशन की बात पे आते हैं तो उन्होंने पहले अपने कह दिया कि आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तब तक बीजेपी ने जो है उनको जो है हिट कर दिया। बीजेपी ने हिट कर दिया कि हम जो है रिलीजियस रिजर्वेशन की बात बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, वो एक अलग बात है। सामाजिक आर्थिक आधार पर तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल ही रहा है। आप देखेंगे ओबीसी के अंतर्गत जो है वो आप देखेंगे कि जो मंडल कमीशन में हुआ था इंदिरा सैनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो मुसलमान जो ओबीसी है उस ओबीसी 27% पे इंक्लूडेड है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात लगती है। लेकिन वहाँ चुनावी मुद्दा वहाँ आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्नाटक में वहाँ की राज्य सरकार जब कांग्रेस आई तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन मुस्लिम समाज को मानते हुए उन्होंने पूरे के पूरे उस समाज को ही 4% रिजर्वेशन की कैटेगरी में इंक्लूड करके ओबीसी रिजर्वेशन में उनको इंक्लूड कर दिया। तो एक तरह से 27% में 4% जो इंक्लूड किया, तो उसमें जो ओबीसी पहले से जातियां थी उनके हिस्से का आपने 4% एडिशनल और घुसेड़ दिया। वही एक चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी जिसको कह रही है कि आपका हक ये लोग छीन लेंगे, आपको ओबीसी एससी एसटी का हक छीन के आप में मुसलमानों में बांट देंगे। तो इस तरह की बात करके जो है हम लोग का जो है इस समय देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस तरह की लड़ाई चल रही है। बीजेपी तो पसमानदा मुसलमानों को भी
पसमानदा मुसलमान जो मैंने कहा ना कि वो लोग हाँ। ओबीसी में भी जो लोअर कैटेगरी जो होती है, हाँ। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, बिल्कुल वो 8 लाख वाले क्रीमी लेयर है, क्रीमी हाँ। लेयर के बाद में जो एक ओबीसी का ऐसा वर्ग आता है जो नीचे का गरीब तबका आता है, जी। तो उसको जो है वो लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पसमानदा मुसलमान ओबीसी सेगमेंट, उसका परसेंटेज बढ़ा भी है, जो कि 8% जो हम लोग बात करते हैं कि 8% मुसलमान बीजेपी को वोट करता है, तो उसमें से मेजॉरिटी जो 70-80% है वो पसमानदा मुसलमान है, क्योंकि वो रूरल एरियाज में है, पिछड़ा हुआ है, उनको उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है जो कि बाकी समाज के लोगों का फ़ायदा मिल रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो या फ्री राशन हो, और या फिर यूँ कहें कि जो गरीब आवास, जो पीएम आवास योजना के तहत मकान मिले हैं, तो ये सब इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, इनको मिल रहा है। वहाँ सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में जो है कोई भेद नहीं है। इसीलिए बीजेपी जो है, कहते हैं लोग कि जो इस मुस्लिम कार्ड को जो है मैनेज कर चुकी है, इसको जो है भेदने में काफ़ी कारगर रही है। नेताओं की बात करें मुस्लिम लीडर्स की, तो वो इसी के अलावा और कोई नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज़ादी के बाद से मुस्लिम नेता इतने ज़्यादा दिखे नहीं देश में। मैं इसमें एक आपको बात बताऊंगा कि कांग्रेस ने जो है पिछली बार, आप इस बार देखेंगे कि एक और नया ट्रेंड देखने मिला है कि लोग मुस्लिम अपीजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन सीट देने से कतरा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैं इसको कहूंगा कि बीजेपी ने एक सीट दी है एक मुसलमान को, जेडीयू ने जो कि उनके साथ में पार्टनर है, एनडीए का पार्ट है, उसने भी एक ही सीट दी है, लेकिन इसके इतर जो कि इंडिया ब्लॉक है उसको ज़्यादा सीट देनी चाहिए थी। तो उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस ने, जो कि तकरीबन 300, इस बार जो है उन्होंने तकरीबन 100 सीट कम लड़ रहे हैं, वो लोग 330 सीट पे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने पहले पिछली बार जो है 35 लोगों को मुसलमान कैंडिडेट दिया था, जो कि कम होके 19 हो गया है। और इससे भी बड़ी बात है, जो आरजेडी और जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज हैं जो कि कांग्रेस के साथ में सब मिल के लड़ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि इन लोगों ने भी जो है मिल के सिर्फ 13 ही मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वो लोग भी नहीं तैयार हैं, क्योंकि उसमें एक नैरेटिव ये बनता है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट के तहत मैक्सिमम लोगों को, मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। तो इस आक्षेप से बचने के लिए भी जो मेन स्ट्रीम पार्टी कांग्रेस और उनके जो घटक दल हैं, इन लोगों ने इस बार जो है ये कोशिश की है कि अपना जो मेजॉरिटी वोट बैंक है उसको भी नहीं खोना है। तो ये जो मिडिल पाथ अडॉप्ट किया गया है, इसमें एक तरह से पूरी तरह से इन लोगों ने प्लेकेट भी नहीं किया मुसलमानों को, क्योंकि ये लोग भी डायलेमा में हैं। क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए, जो कि हर एक नैरेटिव को आपके हर एक नैरेटिव को फेल कर दे रही है, उससे लड़ने के लिए उन लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो बीच का रास्ता निकाला है। वो टिकट दिया भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया है। आप उसके बीच में आप देखेंगे बसपा जैसी पार्टी दिखती है। बिल्कुल, बसपा ने आपको, भले ही वो दिल्ली में कुछ न कर पावे, लेकिन दिल्ली की 7 सीट में से 3 मुसलमान कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया है। कुछ वोट अगर वो काटना होगा तो वो मुस्लिम कैंडिडेट जो है चांदनी चौक में अगर खड़ा है, ईस्ट दिल्ली में खड़ा है, तो इस तरह की सीट पे अगर खड़ा है मुस्लिम कैंडिडेट, तो अगर 10,000 भी वोट काटता है तो वोट किसके कटेंगे? उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट कटेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए कि वो ये एजेंडा पूरी तरह से जो है मुस्लिम अपीजमेंट वाला, वो कारगर होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। हाँ जी। जैसा कि सर ने बताया, पूरा 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किस मुसलमानों ने किसको फेवर किया, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, वो तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कम है मुसलमान लीडर्स का, जो काफ़ी सब पार्टियों ने कम किया है। तो इस चीज़ को जो सर ने पॉइंट आउट किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का लीडर्स को लेकर। तो इसी तरह से आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया।